मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत अकेडमी में एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समकालीन मुद्दे के क्रम को आगे बढ़ाते हुए साम्यवादी गुट के अवसान के भाग 2 को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। रोमानिया में जिस दिसंबर क्रांति ने अंततः मार्क्सवादी सरकार को उखाड़ फेंक दिया, हाल के इतिहास में उसकी कोई उपमा नहीं है। 17 दिसंबर 1989 को तिमिसोरा में एक पादरी के निष्कासन का जो विरोध हुआ, उसने शीघ्र ही पूर्णतः कम्युनिस्ट विरोधी विद्रोह का रूप धारण कर लिया। पुलिस ने भीड़ पर हेलीकॉप्टरों से गोली बरसाई और पहले ही दिन 400 लोगों को भून डाला। अगले कुछ दिनों में पश्चिमी रोमानिया में हजारों लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और उसे सामूहिक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस तरीके से 4 दिनों में यह विद्रोह राजधानी बुखारेस्ट तक फैल गया। 22 दिसंबर को रेडियो तथा टेलीविज़न केंद्रों पर अधिकार कर लिया गया। राष्ट्रपति के प्रासाद को घेर लिया गया। इस तरीके से यह विद्रोह बहुत तेजी से आगे बढ़ा और मार्क्सवादी तानाशाह संगमरमर के महलों में रहता था। रोमन सम्राटों की तरह विलासिता का जीवन व्यतीत करता था। उसने स्विस बैंकों से 40 करोड़ डॉलर मूल्य का सोना जमा कर रखा था। 23 मई 1990 को सत्तारूढ़ नेशनल साल्वेशन फ्रंट ने रोमानिया के प्रथम स्वतंत्र चुनाव में भारी विजय प्राप्त की तथा यान इलेस्क्यू 86% की भारी बहुमत से राष्ट्रपति चुने गए। इसी तरीके से पूर्वी जर्मनी अक्टूबर 1989 में जब प्राग में पश्चिमी जर्मनी के साथ लगी अपनी सीमाएं खोल दी, तो पूर्वी जर्मनी से लोगों का निष्क्रमण बढ़ गया। एरिक होनेकर ने राज्य में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। उन्होंने सुधारों की मांग की। लाइप्सिक ने 3 अक्टूबर 1989 के दिन पिछले 36 वर्षों के इतिहास में हुए सबसे बड़े विशाल ऐतिहासिक प्रदर्शन ने लोकतंत्र की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया। 18 अक्टूबर 1989 को इस स्टालिन नेता का तख्ता पलट दिया गया। उन्हें तथा पोलिट ब्यूरो के उनके 3 साथियों को बंदी बना लिया गया और उस पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगा। इस तरीके से पूर्वी जर्मनी में भी तमाम तरीके से उठापटक की ये घटनाएं चलती रही। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया 1948 में चेकोस्लोवाकिया की इच्छा के विरुद्ध उस पर कम्युनिज्म थोप दिया गया। चेकोस्लोवाकिया की अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ मूलतः अपनी अर्थव्यवस्था की जागीरदारी समझता था। कम्युनिस्ट व्यवस्था में वहाँ खाद्यान्न का अभाव हो गया। अंधाधुंध मुद्रास्फीति हुई और वस्तु भंडारों पर लंबी लंबी पंक्तियां लगने लगी। दुश्चेर जैसे नेता 1968 में यह मानने लगे कि कम्युनिज्म की विचारधारा लोगों की दशा सुधारने में असफल रही। जून 1977 को बर्लिन में 27 कम्युनिस्ट पार्टियों के सम्मेलन में चेकोस्लोवाकिया के कुछ नेताओं द्वारा प्रारूपित एक पत्र प्रचारित किया गया, जिसमें दमन की समाप्ति में लोकतांत्रिक अधिकारों की पुनः स्थापना का आह्वान किया गया। कुछ ही वर्षों में चार्टर 77 पर हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या बढ़ी और 1200 पहुंच गई। चार्टर 77 उस नागरिक मंच का अग्रदूत था जिसमें 1989 में लोकतंत्र के जन आंदोलन को आगे बढ़ाया। 17 नवंबर 1989 को प्राग में 30,000 से भी अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया और कम्युनिस्ट सरकार के त्यागपत्र की मांग की, जिसमें उद्घोष वाक्य थे,
स्वतंत्रता दो, स्वतंत्रता दो, स्वतंत्र चुनाव कराओ, हमें नहीं चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी, 40 वर्ष बहुत होते हैं, या यास्क अब तुम्हारे दिन लद चुके हैं। यह जो उद्घोष था, यह जो उद्घोष वाक्य था, यह 29 नवंबर 1989 को चेकोस्लोवाकिया संसद ने अनुच्छेद 4 को निरस्त कर दिया और सोवियत संविधान के अनुच्छेद 6 की भांति दल के मार्गदर्शी भूमिका को अनिवार्य ठहराया, जिससे अनुच्छेद 6 को भी निरस्त कर दिया गया, जो विद्यालयों में मार्क्सवाद लेनिनवाद का अध्ययन अनिवार्य बताता था। अतः चार्टर 77 के एक संस्थापक वाक्लाव हावेल ने दिसंबर 1989 को चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। तो इस तरीके से बल्गारिया में 78 वर्षीय जिस्कोव ने कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पद से तथा फिर राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिस्कोव ने वहां 35 वर्ष से भी अधिक समय तक शासन किया। 16 जनवरी 1990 को बल्गारिया की संसद में एक संविधान संशोधन का अनुमोदन करके सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्र चुनाव का द्वार खोल दिया गया और 4 दशकों बाद देश का पहला स्वतंत्र चुनाव 1990 को हुआ और 11 सदस्यीय कॉर्पोरेट प्रेसिडेंसी सत्ता के लिए निर्वाचित हुई। इसी तरीके से बर्लिन का दीवार ढहना 9 नवंबर 1989 को एक युगांतरकारी घटना हुई, जब पूर्वी जर्मनी ने अपने नागरिकों को पश्चिमी जर्मनी के साथ ही अपनी सीमा पार करने की खुली छूट देकर अपने ही हाथों बनाई बर्लिन की दीवार को जानलेवा सीमांत बाढ़ को अर्थहीन बना दिया। तब से न केवल एक विभाजित देश के अविभाज्य जनता का भाव भीना पुनर्मिलन हो रहा है, मध्य यूरोप के चेहरे पर भी शीत युद्ध का सबसे कलुषित कलंक भी धुलने लगा। बर्लिन दीवार के निर्माता होनेकर को अक्टूबर 1989 के पूर्व जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पद से अपदस्थ कर दिया गया था। होनेकर के पतन के 3 सप्ताह के अंदर बर्लिन दीवार का भी पतन हो गया। इस तरीके से अगला घटना सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश था। यह एशिया और यूरोप महाद्वीपों में फैला हुआ था। इस देश का विस्तार बाल्टिक महासागर और प्रशांत महासागर तक 9600 से अधिक और उत्तर में 4800 किलोमीटर से अधिक। सोवियत संघ की सीमाओं में 15 संघीय गणतंत्र और 20 शासी गणतंत्र तथा 8 स्वायत्त शासी क्षेत्र सम्मिलित थे।